हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्स में का टेस्ट सीरीज 18th लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ ही मेरा एक और चैनल है फ्रेंड जिसका नाम है जीके जीएस क्वीन 2.0। आप वहाँ पर भी जाकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो को पॉज करते हुए आप आंसर दें। तो पहला नंबर है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब देखिए, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, उसी प्रकार अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो वहाँ पर अंग्रेज लोग क्या करते थे ना कि बड़े बड़े नेताओं को, जैसे क्रांतिकारी नेता थे, उनको दबाने के लिए गिरफ्तार कर लिए करते थे बिना किसी वजह के ही। तो इसी प्रकार अरुणा आसफ अली भी क्या की कि मतलब कि अन्य नेताओं के साथ भूमिगत हो गई, और भूमिगत होने के बावजूद भी अरुणा आसफ अली आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करती रहीं। और साथ में अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों ने मिलकर एक मंथली मैगजीन का भी संपादन किया था जिसका नाम था इंकलाब। तो याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया दोनों ने मिलकर एक मंथली मैगजीन का संपादन किया था जो महीना में एक बार प्रकाशित होती थी, और उस मैगजीन का नाम था इंकलाब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी हुई थी? मैं जस्ट अभी बताई फ्रेंड कि उस आंदोलन का नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह ने। अब देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 1941 की बात है ना। सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह क्या किए कि मलाया में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किए। कहाँ? इंडिया में नहीं, मलाया में स्थापित किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहली बार आज़ाद हिंद फौज। कब? तो सितंबर 1941 में। उसके 2 साल बाद यानी अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और फिर से आज़ाद हिंद फौज को एक नई जान डाल देते हैं, उसको दोबारा स्थापित करते हैं। और अब वो कहाँ स्थापित करते हैं? तो मलाया में नहीं बल्कि सिंगापुर में। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का जो अगर सबसे पहले जो विचार आई थी वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आई थी, और उन्होंने ही यानी कैप्टन मोहन सिंह ने ही मलाया में सितंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज को गठित किया था। जस्ट उसके 2 साल बाद यानी अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में नई मतलब जान डाल दी, नई नींव डाली फिर से। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को कहाँ स्थापित किया था? तो सिंगापुर में। तो आप याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में सितंबर 1941 में, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में। तो चलिए, 4th नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। अभी बताई ना फ्रेंड कि जैसे कि सितंबर 1941 में तो मलाया में कैप्टन मोहन सिंह ने कर दी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मतलब कि तीव्र नहीं हो पाई थी, उतनी अच्छी से गठित नहीं हो पाई थी आज़ाद हिंद फौज। तो उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं 21 अक्टूबर 1943 को, और वो सिंगापुर में जाकर आज़ाद हिंद सरकार में नई जान डाल देते हैं। तो चलिए, 7th नंबर पढ़ेंगे कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ आई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट 8th नंबर, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, रास बिहारी बोस ने।
नेक्स्ट 9th नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 11th की तरफ कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा मतलब कि एडजेक्टिव यानी विशेषण प्रदान किया था? तो देश नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि जय हिंद किसका नारा था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। 13 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह कौन सा नगर है? आप देखिए ऑप्शन में, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, अब नोट करते चलिए, 23 जनवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? तो कटक, उड़ीसा का एक क्षेत्र है कटक में हुआ। कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट 14 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राशिद अली को। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, कैप्टन मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट 17th की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर टी.बी. स्प्रू। किसने की थी? तो टी.बी. स्प्रू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर पी. लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वो 24 मार्च 1946 को आया था। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन यानी भारत आया था तो किस उद्देश्य से, किस मोटो लेकर भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन में ऐसा मतलब कि ये बात कहा गया था कि वो भारत की एकता बनाए रखेगा कैबिनेट मिशन। उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने जो अपना एक अलग प्रांत का डिमांड किया था पाकिस्तान का, तो कैबिनेट मिशन के तहत उसे भी अस्वीकार करने की बात उसमें कही गई थी कैबिनेट मिशन में, जो भारत आया था 24 मार्च 1946 को और उसकी अध्यक्षता की थी सर पी. लॉरेंस ने। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए 19 की तरफ बढ़ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट 20 नंबर है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट 21, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? यहाँ पर महात्मा गांधी जी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे कैबिनेट मिशन का। नेक्स्ट 22 नंबर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, यानी दोनों से बातचीत की थी? उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, यानी बातचीत की थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। जब कैबिनेट मिशन भारत आया यानी 24 मार्च 1946 को, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बट अगर बात की जाए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट 25 नंबर है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड, बाकी ऑप्शन आप इधर देखिए। तो
25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अब देखिए जो कैबिनेट मिशन को क्यों महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे, तो उससे मतलब कि कुछ खामियां भी थी, ऐसा बात नहीं है। कैबिनेट मिशन के तहत ही कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। तो बढ़ रहे हैं 26 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। देखिए मैं जस्ट अभी बताई कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट 27 है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए संविधान सभा का जो पहला सत्र यानी पहला जो बैठक हुआ था ना फ्रेंड, वो नई दिल्ली का एक कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन यानी एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था कौंसिल चैम्बर, वहाँ हुआ था, उस स्थान पर हुआ था। तो किस दिन हुआ था पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना लिया गया था, चूँकि बहुत बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, वृद्ध थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब दूसरा बैठक जब हुआ यानी जस्ट उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे सॉरी, तो उनको हटाकर जो अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। तो देखिए यहाँ से आप 2 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, 2 से 3। पहला तो था कि पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई, तो नई दिल्ली का एक कौंसिल चैम्बर लाइब्रेरी पुस्तकालय भवन था, वहाँ हुई थी। ठीक है, उस समय यानी पहले दिन जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक किस दिन हुई, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी काफ़ी वृद्ध थे इसीलिए। तो चलिए 28 पढ़ रहे हैं कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। अब आप यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं एग्जाम में टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताई कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे तो उसका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो 29 है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर ने। 31 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम कैबिनेट जो बना था 1946 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1946 में। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी खाद्य तथा कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। वहाँ पर कि जैसे अभी होता है भारतीय संविधान में कि जैसे बहुत सारे विभाग है, जैसे वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, तो सबको अलग अलग विभाग सौंपा जाता है। तो 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें भी इसी प्रकार से हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से विभाग से रिलेटेड थे, तो खाद्य तथा कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 34 है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। बताइए रेलवे मंत्री कौन था 1946 में, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आशफ अली। नेक्स्ट 35, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह था, तो लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट 36, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई, बंगाल प्रांत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट 38, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन यानी यूके के निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी यूके में।
तो यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जब भारत स्वतंत्र हुई थी उस टाइम। नेक्स्ट 39 है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वे क्यूविलेंट एटली थे। कौन थे? क्यूविलेंट एटली। और यही क्यूविलेंट एटली है जिन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि जून 1948 से पहले ही भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी। जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा किसने की थी? तो क्यूविलेंट एटली ने की थी। नेक्स्ट 40 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? देखिए आ गया, किसने की थी जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा? तो क्यूविलेंट एटली ने की थी। कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। कब की थी? तो 20, यहाँ पर 20 नहीं लिखा हुआ है, 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी ना, वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जुलाई योजना? तो देखिए, इस दिन ना, मतलब इसी दिन को विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत की थी, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून योजना भी कहते हैं। चलिए 42 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इट्स हाँ, तो आप लोग को तो पता ही चल चुका होगा कि आखिर क्यों लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो पार्टिकुलर डेट था, यानी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ही, मतलब कि विभाजन के साथ साथ सत्ता हस्तांतरित करने की इन्होंने योजना बनाई थी, इसीलिए इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो 42 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट 43, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। चलिए 44 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 45, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट 46, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, JB कृपलानी ने। नेक्स्ट 47, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। चलिए 48 है कि 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। 49, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बालक्ष्मी ने। नेक्स्ट 50 नंबर है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, C राजगोपालाचारी, है ना। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी C राजगोपालाचारी जी ही थे। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब इसका आंसर होगा C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, देखिए फ्रेंड आ गया यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही होगा, C राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, यानी कुल एक ही भारतीय गवर्नर जनरल मतलब कि स्वतंत्र भारत के बाद बनाए गए और वे थे C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 54 है, भारत का अंतिम वायसराय था।
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय था भारत का। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, भीमराव अंबेडकर। 56 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये प्रीवियस सेट में मैं करवा चुकी हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी पार्टिकुलर अगर डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी थे। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी जे बी कृपलानी। नेक्स्ट 58 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, आप ऑप्शन देखिए, ये भी मैं पहले बतला चुकी हूँ कि 26 जनवरी को क्यों स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और उसी दिन से उन्होंने निश्चित कर लिया था कि ये जो डेट है 26 जनवरी, इसी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के मतलब रूप में मनाएंगे और आज तक 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए 59 है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड का। नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, के एम पन्नीकर ने। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ से मिसलेनियस यानी विविध में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो एक चीज़ बतला दूं कि विविध पढ़ना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है क्योंकि विविध में एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग हुआ तो जाहिर सी बात वहाँ पे आपको चार चीज़ जानने को मिल रहा है एक ही क्वेश्चन से। तो विविध को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। और ये विविध ये आज एंड नहीं हो रहा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आज समाप्त नहीं हो रहा है, कल फिर से विविध है। तो कल भी बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो 61 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पावना विद्रोह 1873 सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 ये भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह 1894 ये गलत है, कोल विद्रोह 1870 ये भी सही है। अब जानिए कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो वो 1763 ईस्वी में शुरू हुआ था सन्यासी विद्रोह। डेट याद कीजिए, 1763 में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट 62 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध रिलेटेड है, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मतलब कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात की जाए तो वो कब से कब तक चली थी, तो सन 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक, यानी एक साल पूरी चली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बाकी ये तीनों सही है। हेक्टर मुनरो से रिलेशन बता रहा है, बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, तथा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। नेक्स्ट 63 किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह टिप्पणी थी जीबी मेकाले की। नेक्स्ट 64 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। बताइए यहाँ पर 64 का आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी अगर आपको डेट पता रहेगा तो ही आप बता पाओगे कि कौन सा सीरीज वाइज है, यानी एज असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो चंपारण सत्याग्रह वो 1917 आप नोट करते चलिए। वैसे तो ना जाने कितनी बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा की बात की जाए तो खेड़ा भी 1918 का ही है। अहमदाबाद मील हड़ताल वो भी 1918। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पहले आ रहा है, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर अहमदाबाद मील हड़ताल में गांधी जी पहले गए थे उसका नेतृत्व करने 1918 में, इसलिए ये पहले आता है। हालांकि खेड़ा भी उसी वर्ष का था 1918 का ही, बट पहले अहमदाबाद मील हड़ताल हो गया था 1918 में, उसके बाद हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन उसी वर्ष। तो यहाँ पर तीसरे स्टेज पर खेड़ा आ रहा है और सबसे लास्ट में 1919 का रॉलेट एक्ट आ रहा है। तो चलिए 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, आप देख लीजिए।
समुद्री यात्री और कौन से देश से वो बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी वास्को डी गामा एक पुर्तगाल था। आप लोगों को पता ही होगा कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाल था जो पुर्तगाली से आया था। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन देश का रहने वाला था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन तथा तस्मान हॉलैंड का था। नेक्स्ट 66, पौंडीचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पढ़िए ऑप्शन वीडियो को पॉज करते हुए और फिर बताइए इसका सही आंसर। यहाँ पर जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल 1 यहाँ पर सही है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, सिर्फ यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट 67 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। चलिए, एज ए फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर प्लीज रीअरेंज इट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चूँकि ऑप्शन बी में 4, 2, 1, 3 है, तो सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना व्यापार कहाँ स्थापित किया था, तो पुर्तगाली स्थापित किए थे केरल के कोचीन में। किस वर्ष, तो 1503 में। आप ईयर याद कीजिए, 1503 में केरल का एक जगह है कोचीन, वहाँ। उसके बाद व्यापार स्थापित किए डच लोग 1605 में। डच ने 1605 में व्यापार स्थापित किया मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ। तब अंग्रेज लोग स्थापित किए 1611 में। अंग्रेज भी वहीं स्थापित किए थे, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में ही। और ये जो सीरीज में सबसे लास्ट पर आ रहा है वो फ्रांसीसी आ रहा है, जो गुजरात के सूरत में स्थापित किया सन 1668 यानी 1668 में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आप ईयर को याद कर लीजिएगा। तो चलिए 68 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। कोई भी उपरोक्त में से कौन से अंग्रेज की भारत की देन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यह भी अंग्रेज की देन नहीं थी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये सब अंग्रेज की देन नहीं थी भारत में। नेक्स्ट 69 है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही सीरीज हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबर का युद्ध। ये चारों सीरीज में सबसे पहले लड़ा गया अंबर का युद्ध। कब लड़ा गया, नोट करते चलिए, 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया। पलाशी 1757, पलासी 1757। वांडीवास, ये वांडीवास है 1760, वांडीवास 1760 ईस्वी में लड़ा गया। और बक्सर 1764, बक्सर 1764 में लड़ा गया। तो चलिए 70 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों का रिलेशन। 71 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। कौन सा कथन सही है, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल 3 सही है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर सिर्फ सी सही हो, बी सही होगा, यानी केवल 3rd सही होगा 71 का, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट 72 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर इसका सही आंसर पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी केवल 2, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये सही है, बट ये गलत है। नेक्स्ट 73, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी में अवध का विलयन हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। 74 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले ब्रिटिश शासन में
सतारा का विलय हुआ, उसके बाद संभलपुर, तब झांसी। नेक्स्ट 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है चिलैया वाला युद्ध। ये गलत है, क्योंकि चिलैया वाला जो युद्ध था फ्रेंड, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। उस समय चिलैया वाला युद्ध लड़ा गया था किस दिन? तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया चिलैया वाला युद्ध। नेक्स्ट 76, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से रिलेटेड थे। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता से रिलेटेड लॉर्ड कैनिंग नहीं थे बल्कि लॉर्ड लॉरेंस थे। कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। तो अब सुधार के लिख लीजिए। तो 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के जो लॉर्ड हेस्टिंग्स उससे रिलेटेड नहीं थे। कौन थे? तो लॉर्ड वेलजली। नेक्स्ट 79, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 है। आप देखिए सूची 1 और फिर सूची 2 आप लोगों को दिखलाएंगे। देखिए यहाँ पर सूची 2 है, देखिए सूची 2। और बताइए 79 का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके फिर आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 80 है कि यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड, क्योंकि सती प्रथा का जो निषेध है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया गया। स्वायत्त शासन की अगर बात की जाए तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन और व्यपगत का सिद्धांत वो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो, ये सिंध का विलय, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट 82 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहले लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था एज ए भारत का वायसराय, उसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग, तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इस सीरीज में सबसे अंत में लॉर्ड इरविन आते हैं। नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में लागू किया गया। न जाने कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लागू किया गया था वो लॉर्ड लिट्टन ने उसे लागू किया। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। उससे भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि लिट्टन था। नेक्स्ट 84 नंबर, सही जोड़े बताइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आप देखिए और बताइए कि 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि चूक का सिद्धांत हड़प नीति जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। तो ये आप लॉर्ड डलहौजी में आप मैच कीजिएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन सब लोग जानता है। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव, और सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा वगैरह का अंत किया तो किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट 85 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, अब पढ़िए इसे सूची 1 को वीडियो को पॉज करके, तब सूची 2 पढ़िए और बताइए कि 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 86 है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो थी वो होम चार्जर से रिलेटेड थी। यानी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा कि भारत पे कार्यरत अंग्रेज
कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि, बट थर्ड उससे रिलेटेड नहीं थी। नेक्स्ट 87 है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जन्मदाता माना जाता है वो सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। तो आप इसे पढ़िए और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, यानी 1, 2, 3 सब सही है रैयतवाड़ी के बंदोबस्ती के बारे में। अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में क्या क्या लिखा हुआ है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा, कर लगाने के पूर्व यानी पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो चलिए 88 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि 88 पढ़िए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये दादा भाई नौरोजी का कथन था, ये बिल्कुल सही बात था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। बाकी ये दोनों कथन दादा भाई नौरोजी के नहीं थे। नेक्स्ट 89 है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4, यानी शाहूकार और जमींदार, ये दोनों 1857 के विरोध में नहीं उभरे थे, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषक लोग आए थे सामने 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 90 है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 90 का बी हो जाएगा, केवल 5, यानी मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर तथा पटना 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। नेक्स्ट 91 में भी मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो आप देखिए फिर बताइए। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी झांसी जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है। लखनऊ से बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से अजीमुल्ला खान, और अगर बात की जाए फैजाबाद से तो मौलवी अहमद शाह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 92 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, यानी जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने अपना जो जीवन था यानी इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट 93 की तरफ बढ़ रहे हैं। विचार कीजिए, यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और दूसरा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, कि ए और आर जो है वो दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट 94, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार लिख रखिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अब सबका डेट ईयर बताएंगे हम, वो आप नोट करते चलिए कॉपी में। तो चलिए, यहाँ पर इस सीरीज में सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो बंगाल का सिपाही विद्रोह था, जो 1764 ईस्वी में लागू हो गया, यानी प्रारंभ हो गया 1764 में बंगाल का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब? 1806 में। कच्छ का विद्रोह, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है, 1819 से 1831, काफ़ी टाइम तक चला था कच्छ का विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32, तकरीबन 1 वर्ष कोल विद्रोह। और संथाल विद्रोह जो चला था वो 1855 से 1856 चला संथाल विद्रोह। तो ये था, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 95 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले जो यहाँ पर घटित हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856। मैं बोल रही हूँ, आप नोट करिए सुन के। 1855 से 1856 के दौरान संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में, तब नील विद्रोह हुआ 1860 में, और दक्कन दंगे जो हुआ वो 1875 में हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोपला विद्रोह केरल से रिलेटेड है, पाबना विद्रोह बंगाल से, एका विद्रोह अवध से और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। ये 96 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए 97 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग ही है। आप घटनाएं देख लीजिए और तिथियाँ देख लीजिए, मैं इसका ऑप्शन बताती हूँ आपको। चलिए देखिए, इसका जो ऑप्शन है 97 का वो यहाँ पर है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2431, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 98 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, नायक से रिलेटेड है ताना भगत, ये गलत बात है, ये सही नहीं। जबकि मुंडा से बिरसा मुंडा सही है, संथाल से सिद्धू व कान्हू जो दो भाई थे वो सही है, और अहोम से गोमधर कुंवर ये भी सही है, अहोम विद्रोह से। नेक्स्ट 99 है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे समृद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो होगा वो सही होगा। पहले सूची 1 से सूची 2 को मिला लीजिए, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है वो सही होगा। आप बैक करके फिर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो 100 है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा फ्रेंड। 1, 2 तथा 3, यहाँ पर 1, 2 तथा 3 ये तीनों ने वकालत की थी, संध्या, युगांतर और काल, ठीक है, ये तीनों ने वकालत की थी। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड। और फ्रेंड मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि मेरा एक और चैनल है GKGS क्वीन 2.0, तो आप जाइए और प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।